हेलो स्टूडेंट, करियर पॉइंट 89 की तरफ से मैं विपिन गिरी आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फिर से मैं आप लोगों के डीएलएड की क्लास नंबर सेकंड आप लोगों के लिए सामने लेकर के आया हूं। कल हमने जहां तक टॉपिक देखा था, कल मैंने आप लोगों को सेंटेंस का टाइप्स बताया था, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस की बाई वन वन करके मैंने ये भी बताया था कि सेंटेंस मतलब आज एक इस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटेंस के क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है ना, क्या क्या। देखिए, मैंने 5 टाइप्स कल आप लोगों के सामने क्लियर किया। 5 के अलावा 3 और होता है, वहीं पे नीचे लिख लीजिएगा। देखिए, एक होता क्या है, हाँ, ये तो मुझे देखो आप लोगों को क्लास में पढ़ाना चाहिए, बट यहाँ पे मैं इसलिए लेकर के चलता हूँ क्योंकि आपका पहला दिया था कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, बिकॉज ये सिंथेसिस में मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। फिलहाल में वहाँ पे 3 और लिख लीजिएगा। क्या हो जाता है, एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस होता है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है, ये 3 वहाँ पे और लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये कंपाउंड सेंटेंस होता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ समझिएगा कि ये जो वाला आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को सिंथेसिस में पढ़ाऊंगा। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये चीज़ सिंथेसिस का टॉपिक है, तो सिंथेसिस में ही पढ़ाऊंगा। समझ में बात आई ना। फिलहाल में ये 3 टॉपिक वहाँ पे और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं 1 बाय 1 करके डेफिनेशन और इंटरचेंज आज मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। आज इसी वीडियो में आप लोगों का सेंटेंस ये पूरा का पूरा ओवर करूंगा। ठीक है ना, बाकी विदाउट इन तीनों टॉपिक को छोड़ करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिख लिए होंगे, दिखाई तो दे रहा है ना। चलिए, दिखाई दे रहा है, लिख लिए होंगे। आई होप दैट आप लोग क्लियर है। चलिए, एक बात और समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है, दोबारा आप लोगों को एकदम कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है ना, चलिए अब पहले पे आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये चीज़ बात आ जाती है, आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात आ जाती है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने बता दिया था कि 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप उसमें मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, ये असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, तो जिसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। क्या होती है, साधारण वाक्य। ध्यान से समझिएगा, साधारण वाक्य। ठीक है ना, अभी मैं इसके टाइप्स नहीं क्लियर कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि ये इसकी हिंदी क्या होती है, साधारण वाक्य होती है। आज लाइट है ना स्टूडेंट, तो थोड़ा सा एक छोटा सा इन्वर्टर है, उसी से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, फिलहाल में आगे देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस ये रहा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अगर मैं इसके डेफिनेशन बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा क्या हो जाएगा। ये ऐसे वाक्य होते हैं, अगर हिंदी में लिखना है तो पहले तो हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना को प्रकट करते हैं। तो वे वाक्य जो कथन करते हैं, कथन कहते हैं अथवा सूचना को व्यक्त करते हैं, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में बात आ गई। यानी ऐसे वाक्य जो कथन कहते हैं या सूचना को प्रदर्शित करते हैं, तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में एक बात और समझ लीजिएगा कि कथन का कहने का अर्थ क्या है, कि कथन मतलब क्या हो जाता है। सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कथन वही होता है, जैसे आपने कहा कि वह एक पत्र लिख रहा है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, उसने एक किताब को लिखी। ठीक है ना, मैंने एक किताब उसको दिया। ये क्या है, ये मैं कथन ही कह रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मैंने कह रहा हूँ कि मैं उसको मारा, मैं उसको उसके द्वारा पढ़ाया गया, तो ये क्या है, ये एक कथन है।
तो इसका मतलब कि वे वाक्य जो कथन कहते हैं अथवा सूचना को व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो जो ऐसे वाक्य जो असर्ट प्रदर्शित करे। असर्ट का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होती है, सूचना होती है, वही ऐसे वाक्य जो सूचना को प्रदर्शित करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिख लो। ए सेंटेंस दैट मेक्स, ए सेंटेंस that makes complete statement, that makes complete statement is called a sentence, sorry, is called an assertive sentence, सॉरी यहाँ पे स्मॉल रहेगा, an assertive sentence। क्लियर है बच्चे, is called an assertive sentence, assertive sentence। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है, तो देखते रहिए। ठीक है, क्या हो गया, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट और यहाँ पे और लगा करके, यहाँ पे और लगा करके आप इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो। क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो। तो स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ ए बॉय, राम इज़ अ बॉय। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा, राम इज़ अ बॉय, मैंने क्या कहा, राम एक लड़का है, तो यह क्या हो गया, यह एक मैंने स्टेटमेंट कहा। ठीक है ना, यह एक मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट कहा। तो इसका मतलब कि राम क्या है, एक लड़का ही तो है। मैं किसी को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि राम क्या है, एक लड़का ही तो है, तो वह क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। एक बात और स्टूडेंट समझ लीजिएगा कि असर्टिव सेंटेंस होता दो प्रकार का है। एक तो आपका ये सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन ये तो देखिए कहीं पे नॉट वगैरह क्या लगा हुआ है, क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाता है, यह आपका सिंपल सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसी वाक्य को अगर इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि राम इज़ नॉट अ बॉय, अगर मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिख दिया तो यह क्या है, निगेटिव सेंटेंस आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही नॉट को आपने देखा, यह कौन सा सेंटेंस हो गया, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, जो कि इसका ही रूप होता है, किसका, असर्टिव सेंटेंस का। तो मुझे रूप क्लियर करवाने की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मुझे पार्ट्स क्लियर नहीं करवाना है, मुझे ये बताना है कि कैसे इंटरचेंज होगा। ठीक है ना, तो आज फिलहाल में फटाफट डेफिनेशन देखते हैं और इसके आगे एक एक एग्जाम्पल विद एक एक एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ they had purchased some books। क्लियर है, देखिएगा ध्यान से, they had purchased some books। यहाँ पे जो some books है बच्चे, ये आप लोगों का आ जाता है स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ पे भी आप लोगों का क्या नॉट लगा हुआ है, नॉट नहीं लगा हुआ है। मतलब क्या है कि they had purchased some books, यह आप लोगों का, अभी मैं टेंस भी नहीं समझा रहा हूँ कि यह टेंस कौन सा है। अगर वैसे भी अगर मैं टेंस की बात करता हूँ तो जस्ट तुरंत ये हेड दिखा, और हेड दिखा आप लोगों को तो स्टूडेंट समझ में आ जाना चाहिए कि वह कौन सा टेंस है, यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आप लोगों की बात की जा रही है, दे हैड परचेज्ड सम बुक, तो यह भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है, एसएस सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है, सिंपल सेंटेंस है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, नंबर सेकेंड डाल लीजिएगा। अगली हेडिंग कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए, दिखाई दे रहा है, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। इतना अगर नोट कर ली हैं तो आगे चलता हूँ लेकर के। एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो होता है, ये ऐसे वाक्य होते हैं जो आपको स्टेटमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, कथन कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस आ जाता है। असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट्स अगर कोई पूछ दे तो कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फालतू में रामायण लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से, यहाँ पे लिखो, फटाक से लिखो, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध पाया जाता है, प्रश्न पूछने का बोध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध पाया जाता है तो उन्हें हम सिंपल क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका मार्क क्या होता है? इनका मार्क, अगर मैं बात कर रहा हूँ मार्क की, इसका मतलब कि चिन्ह की बात कर रहा हूँ, तो इसका चिन्ह सिंबल ये होता है। अगर जिन भी वाक्यों के लास्ट में अगर ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाती है? तो इंग्लिश में आप लोग लिखिएगा, एक ए सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए क्वेश्चन, दैट a sentence that makes a question is called an interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर है, ठीक है। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फटाफट डिनोट करवाते हुए निकलता हूँ। देखिए होता क्या है कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध पाया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि इंट्रोगेटिव का मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ, ये भी होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यह क्या हो जाएगा, तो मैं अगर लिख रहा हूँ कि आर यू क्रेजी, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर यू क्रेजी, तो यहाँ पे क्या है? देखिए लास्ट में मैंने क्या बताया कि इसका मार्क क्या होगा? क्वेश्चन मार्क इसका पहचान हो जाएगी कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है? यह जो है पहला टाइप इसका क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा, इतना ज़्यादा डीपली नहीं मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एक तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। दूसरे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या आ जाता है? स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड आ जाता है, ठीक है। यहीं से नरेशन का भी थोड़ा सा पार्ट बन जाता है, और नरेशन आप लोग जैसा कि जानते हो इन्हीं 5 सेंटेंस के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। 3 और रह रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, फटाक से देखिएगा। तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब अगर ये है तो हेल्पिंग वर्ब समझिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यह क्या हो जाएगा? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, अगर मैं इस तरीके का लिख देता हूँ आपको सामने एक सेंटेंस, तो यह क्या हो जाता है? यह WH वर्ड से स्टार्ट है कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं। ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी को क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक बात और समझ लीजिए, हो गया इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप दैट, ठीक है। आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये WH वर्ड हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ लेकर के आपका टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 क्या हो जाता है? तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो इम्परेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे और बच्चे अगर स्टूडेंट अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये डीएलएड 4th सेमेस्टर की इंग्लिश चल रही है, बाकी सेकंड सेमेस्टर का भी ये सेकंड सेमेस्टर में भी काम कर देगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड सेमेस्टर भी, अभी ये नहीं कि थंबनेल पे लिखा हुआ नहीं है तो मतलब अंदर सेकंड सेमेस्टर का नहीं होगा, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, हटा दूँ इसको, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। एक हेडिंग डाल लीजिएगा, एक हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा इन दोनों सेंटेंस के बाद ही, जस्ट एक हेडिंग डाल लीजिएगा। एक हेडिंग यहाँ पे ये डालिएगा, इंटरचेंज 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 ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी कभार डेफिनेशन से आ जाते हैं, अदरवाइज डेफिनेशन से उतना नहीं आता है, ठीक है ना। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। मतलब आप असर्टिव सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलोगे, तो देखो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल, 1 मिनट मैं थोड़ा सा मार्कर इंक डाल लेता हूँ, तब तक देखिएगा ध्यान से। एक बार डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए, डेफिनेशन फिर से दोहरा लेते हैं जब तक इंक में डाल रहा हूँ। पहले की डेफिनेशन क्या होती है असर्टिव सेंटेंस की? असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी भी वाक्य से हमें स्टेटमेंट या कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वह क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, क्लियर है। अगर कोई भी वाक्य हो जिससे स्टेटमेंट या फिर उसका इन्फॉर्मेशन अगर होना पाया जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? असर्टिव। इंट्रोगेटिव का सिंपल साधारण सा एक वो है, डेफिनेशन है कि जिस भी वाक्य से, चाहे जो बंदा भी अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो वही क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वाक्य अगर दे रहा हूँ पहला, ठीक है ना, एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। अगर एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे राम गोज टू मार्केट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा अब इस चीज़ को। राम गोज टू मार्केट विथ हिज फादर। चलिए अच्छा बताइए, मैंने अभी बताया ना कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस आप लोग एकदम देख करके तुरंत बता देते हो कि नॉट वगैरह लगा नहीं है और यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस है भाई? सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, SIMPLE, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस है, क्लियर है। यहाँ पे जब सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो एक चीज़ और देखिएगा, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हेडिंग क्या डालना है, असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लियर करना है। तो यहाँ पे जब इसको असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाओगे ना, थोड़ा सा टेंस आना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हमें देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, तो टेंस यहाँ पे कौन सा हो जाता है? तो टेंस यह हो गया आपका कौन सा? प्रेजेंट। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये क्या हो जाता है? टेंस हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सा रूल, अभी मैं टेंस वगैरह पढ़ाऊंगा आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सा रूल यहाँ पे काम कर देगा कि अगर देखो कहीं भी, अब कैसे पकड़ सकते हो कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है? अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में गो है, या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या ईएस लगा हुआ है, यस या ईएस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहली चीज़, ठीक है ना। अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है तो कौन सा है? वह आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मान लो या एस या ईएस नहीं लगा हो तो आपका ये जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन में होना चाहिए, जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये बहुवचन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लूरल बनाना है, अब देखो ध्यान से, ये प्रेजेंट टेंस में ही इसका क्या बनेगा? सॉरी, प्लूरल नहीं, इसको प्रेजेंट टेंस में ही इसका इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे। तो हमारा दिया हुआ था सिंपल सेंटेंस, हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव में 2 ही रूल हमने पढ़ाया आप लोगों को, क्या क्या? एक तो आपका स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है ना। यह हेल्पिंग वर्ब, एक चीज़ की हेल्पिंग वर्ब अगर सामने ले रहे हो वाक्य के, तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसको आपका इंट्रोगेटिव में चेंज कर दोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसके सामने क्वेश्चन वर्ड ले रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे गोज दिया हुआ था, जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वाला रूल देखो, डू या डज लग जाता है। वहाँ पे क्या होता है, डू या डज, डू या डज हो जाता है। सबसे पहले आप क्या इस्तेमाल करोगे, डू या डज। अभी मैं इसका रूल नीचे लिखता हूँ, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका। तो इसका इंट्रोगेटिव जो है यह क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। इसका इंट्रोगेटिव सबसे पहले मैंने क्या कहा, डू या डज, लेकिन राम क्या है, राम एक वचन करता है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, डज लगा लेंगे, डज हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। डज राम हो गया। उसके बाद यह गो में एस या ई एस हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने जोड़ चुका है, डज लगा लिया है। तो यहाँ पे डज राम गो टू मार्केट हो जाएगा, बाकी सब ऐसे के एट द टीज रहेगा। मार्केट विथ हिज फादर, ये लो इंट्रोगेटिव मार्क लग गया, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा टेंस आना चाहिए इसमें। अगर एक बात समझ लीजिए कि प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तब के लिए ये रूल, इसका मतलब कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है या फिर प्रेजेंट ही दिया हुआ है, प्रेजेंट में कोई निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव तो देगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तब के लिए रूल आप क्या इस्तेमाल करोगे, देखो कुछ नहीं समझना है, बस आपको जितना मैं लिख रहा हूँ वही उसी रूल का इस्तेमाल कर लेना। डू या डज, डू या डज, प्लस यहाँ पे आ जाता है प्लस, ठीक है ना। डू या डज प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। देखो हमने क्या किया, डू या डज में से कोई एक इस्तेमाल किया, प्लस क्या, सब्जेक्ट ले लिया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इतना तो आना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसी रूल का इस्तेमाल इसमें करना है। अगर आपका आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो, अब पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे देखो, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, इसके लिए पहचानना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे पूरी मीनिंग लिखा हूँ, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। मैंने कहा अगर मेन वर्ब के ऐसे ई एस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे मान लो वेंट आ जाता तो कौन सा टेंस हो जाता, तब कौन सा टेंस होता, तो तब आपका क्या हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। तब क्या हो जाता, अगर वेंट दे देता तो कौन सा हो जाता, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, ध्यान से, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हटा दो इसको मैं, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद हटाता हूँ। चलिए क्लियर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे एक सेंटेंस और करवा रहा हूँ, इसका बाकिया जो इंटरचेंज है ना, ये मैं एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा, उसके एक्सरसाइज के साथ ही आप लोगों का क्लियर करवाता रहूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इतना नोट करते हुए, अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलो आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लिए होंगे, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ इसी पे, इसके बाद इसको करो, फिर आगे चलते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, रूल आप लोग लिख लिए होंगे। रूल के हिसाब से जस्ट मैंने एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैं फिर से वही दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसका निगेटिव दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, सोहन रीड्स ए बुक, reads a book into night. सोहन रीड्स ए बुक into night, ठीक है ना। ज़रा इसको बनाइएगा, इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिएगा, क्या हो जाएगा,
तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, ध्यान से इंट्रोगेटिव इसका चेंज कीजिए आप लोग, इसका इंट्रोगेटिव चेंज कीजिए। देखिए तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे क्या कहा बच्चे कि अगर यह एक वचन में है, सोहन तो लड़का है तो एक ही वचन में होगा। अब ये नहीं है कि लड़की भी एक ही वचन, लड़की है तो दो वचन में हो जाएगी, बहुवचन में हो जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका सोहन दिया हुआ है तो सिंगल सोहन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही लड़के की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लग जाएगा, हमारा डज लग जाएगा। डज के बाद हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सोहन है, तो क्या हो जाएगा, शोहन हो जाएगा। यस या यस हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, बुक, इनटू नाइट हो जाएगा। क्लियर है, इनटू नाइट हो जाएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। अगर इसी टाइप्स का दूसरा अगर एक और दे दिया जाए कि मोहन, मोहन इज़ नॉट, सॉरी ये कॉन्टिन्यूस में मैं लेकर चला गया, सॉरी, मोहन, मोहन इसके बच्चे, मोहन डज नॉट गो टू प्ले द फुटबॉल, ठीक है, सॉरी फुल स्टॉप रहेगा, द फुटबॉल। मोहन डज नॉट गो टू प्ले द फुटबॉल। तो यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाता है, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका इंट्रोगेटिव अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि मतलब बाद में ये ना कहो देखो आज ही ख़त्म करने के लिए तो मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि उड़ा करके अगर ख़त्म कर दूं तो वो उससे भी आप लोगों के माइंड में कुछ होगा नहीं, ठीक है। इससे लिए कि मैं असर्टिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, अभी उसका मैंने एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे आप लोगों के दिमाग में बातें बनी रहेंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बोरियस फील नहीं, जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो तुरंत मैं नेक्स्ट टॉपिक ही बनाने लगूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे स्पीड पढ़ाने के लिए तो स्पीड भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिलहाल में ये देखिए क्या हो जाएगा, ये डज है तो डज क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, ठीक है, ये डज पहले आ जाएगा। मोहन दिया हुआ है तो मोहन का तो मोहन ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए वहाँ पे नॉट नहीं था, लेकिन यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या, अब वर्ब से पहले तो नॉट यूज होगा, इसके बाद जस्ट जो जैसे है उसको वैसे ही रख दो, ठीक है ना। यानी डज मोहन नॉट गो टू प्ले द फुटबॉल, ठीक है ना, क्लियर है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा आप लोगों का क्लियर, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन ही आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग और भी इसमें एक्सरसाइजेस वगैरह, एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे मान लो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आ गया, वो भी तो आ सकता है भाई, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को भी बखूबी इसी तरीके से रूल यही काम करेगा। वहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, मतलब बेस्ट अगर सबका याद है, अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब, तो आप लोग बखूबी चेंज कर पाओगे। क्या, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक मेन रूल आप लोगों का लिखवा देता हूँ यहाँ पे, मेन फंडा है, क्या होता है, ये पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, पहले सबसे पहले होगा इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाओ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एम भी मेन वर्ब हो जाएगा। अब ये हर सेंटेंस की बात, हर टेंस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, सब में। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल अभी करके भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होते जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसको आप लोग OTH भी कहते हो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप लोग OTH भी कहते हो, क्लियर है। तो ये आप लोगों का इतना हो जाता है, समझ में बात आ रही है ना। चलिए ये मेन रूल है, ये मेन रूल है, इसका मतलब कि इसी रूल पे सारा का सारा चेंज होगा, ठीक है। अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं, इसमें हटा दो इसको ना। चलिए इसके बाद वाला तो कुछ है ही नहीं, बस डिफिनेशन है, डिफिनेशन के बाद एक दो ठो इंटरचेंज और है, बस यही थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसके लिए मैंने इसको पूरा का पूरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। देखो यहाँ पे एक अलग एग्जांपल लेकर के चलते हैं, एग्जांपल नंबर जो भी है नेक्स्ट डाल लीजिएगा। दे वेंट WENT, दे लिख देता हूँ, दे वेंट
टू आगरा, दे वेंट टू आगरा, ठीक है, दे वेंट टू आगरा विथ दियर फादर, दे वेंट टू आगरा विथ दियर फादर, ठीक है ना। ज़रा बताओ कौन सा टेंस है ये, तो ये हमारा आ जाता है कौन सा टेंस, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। वेंट है ना, तो वेंट का जो फर्स्ट फॉर्म अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें अब देखना है पास्ट में हमारी वर्ब क्या लगती है, तो पास्ट में वर्ब क्या लगती है, तो पास्ट में जो वर्ब है वह क्या लगती है, वह डिड लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड दे, उसके बाद यहाँ पे वेंट दिया हुआ है तो वेंट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, गो टू आगरा विथ दियर है, तो बच्चे दियर का तो चेंज ही नहीं होगा। फादर दिया हुआ है तो फादर भाई साहब कहाँ से चेंज हो जाते हैं, यही हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्लियर है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्लियर है। इसी तरीके से आप लोगों का और भी सारी चेंजिंग है, अभी बहुत सारी चेंजिंग बाकी है। सो मिलते हैं कल वाली क्लास में। स्टूडेंट देखिए, एक दिन में ख़त्म करना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, जल्दी ही आप लोगों की टॉपिक कंप्लीट करूँगा, ठीक है। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और थोड़ा अपने जो भी DLED वाले फ्रेंड हैं उनको थोड़ा सा शेयर करो, ठीक है। सो मिलते हैं आगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। और फिर से अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के सेंटेंस का ही आऊँगा, जिसमें आप लोगों की टॉपिक नंबर 2 चलाऊँगा, और कुछ इंटरचेंज, बेहतरीन तरीके का इंटरचेंज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हाल ही में मैथ की वीडियो भी लाने वाला हूँ, अभी थोड़ी सी कुछ इक्विपमेंट और लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से, थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से अभी थोड़ी सी आप लोगों की क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है मैथ की, लेकिन मैथ की भी जल्दी ही लेने वाला हूँ, ठीक है ना। सो बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो।